बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से किसी भी बॉडी जो ऐसी बॉडी जो सर्कुलर मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे बेटा कि क्या मैथमेटिकली भी हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि सिंपल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। तो आज हम उसको बेटा मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे और उसकी इक्वेशंस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, या मुख्तलिफ चीजें जो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है उनको मैथमेटिकली आज डील करेंगे। ठीक है, तो आज बेटा डिस्कस करते हैं इसको कि ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक यूज करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको किस तरह से हम डील करते हैं मैथमेटिकली बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन और प्रोजेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इनके हिसाब से आज प्रूव करते हैं कि वाकई जो होता है इसका प्रोजेक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है या नहीं होता बेटा। ठीक है, ये वही सर्किल है बेटा, इसको आप रेफरेंस सर्किल कहते हैं। कल भी मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था। आज मैं थोड़ा इसको एक अलग तरीके से लेता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेफरेंस सर्किल है बेटा। अब इसके अंदर अगर आप देखें बेटा कि ये प्रोजेक्शन जो है ये पोजीशन पी पे है बेटा, और पोजीशन इसके दरमियान और इसके दरमियान ये जो बनता है बेटा, ये बन जाता है रेडियस आर। और रेडियस आर जो होता है ये किसके बराबर होता है बेटा, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। ये कल हमने डिस्कस किया था। कल हमने प्रोजेक्शन यहाँ पे बनाया था और उसके अंदर हमने देखा था कि रेडियस और एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कल मैंने पॉइंट लिखी भी थी कि जितना रेडियस होता है सर्कुलर मोशन का उतना ही एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है। अब सपोज करें ये पार्टिकल इस तरह से मूव करके चला जाता है यहाँ पे बेटा, ये पोजीशन क्यू पे चला जाता है। ये हमने कल पोजीशन क्यू बनाई थी बेटा। ठीक है, ये पोजीशन क्यू पे चला जाता है। अब इसका प्रोजेक्शन आज मैं यहाँ पे बनाता हूँ बेटा। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा बेटा। आज मैं प्रोजेक्शन जो बना रहा हूँ, ये प्रोजेक्शन बना रहा हूँ बेटा एक्स एक्सिस पे। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। कल मैंने ग्राउंड पे बनाया था प्रोजेक्शन, आज मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा एक्स एक्सिस पे। अगर आप इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे बनाओगे बेटा तो ये प्रोजेक्शन बनेगा इस तरह से वाई एक्सिस पे बेटा। एक्स एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन आप बना सकते हैं और वाई एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन बना सकते हैं। कल मैंने प्रोजेक्शन जो बेटा नीचे ग्राउंड पे और साइड पे बनाया था, आज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब ये बॉडी बेटा इस तरह से जब मूव कर रही है, ठीक है, ये मैंने कल भी आपको कहा था कि जो प्रोजेक्शन के अंदर एक्सीलेशन होती है, एक्चुअली वो एक्सीलेशन जो होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ एक ही एक्सीलेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्शन के अंदर एक्सीलेशन आती है वो कौन सी एक्सीलेशन का अक्स होती है, प्रोजेक्शन होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का जो है वो रिफ्लेक्शन होती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है वही जाहिर होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब यहाँ पे आपको पता है बेटा कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है बेटा, अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का डायरेक्शन इस तरह से होता है बेटा। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन इस तरह से होता है बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का डायरेक्शन किस तरफ पे बेटा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सीलेशन का भी डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी जो एक्सीलेशन होती है उसका डायरेक्शन भी होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है बेटा। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के दो कंपोनेंट होंगे बेटा। एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का कंपोनेंट ये होगा, और एक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का कंपोनेंट ये होगा बेटा। आप देख सकते हैं बेटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के दो हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का इस तरह बनेगा, एक इस तरह से। अब आपके माइंड में होगा कि कंपोनेंट तो हम इस तरह भी बना सकते थे बेटा। कंपोनेंट हमेशा वेक्टर के टेल से बनते हैं, हेड से नहीं बनते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का हेड जो होता है वो सेंटर पे आएगा। तो बेटा हेड से कंपोनेंट्स नहीं बनते, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमेशा बनते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द टेल पॉइंट बेटा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन ऊपर से इस तरफ होती है, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का टेल यहाँ पे होगा, इसलिए कंपोनेंट्स यहाँ से बनेंगे। अब अगर हम देखते हैं बेटा कि ये जो होती है बेटा ये थीटा होती है,
और इस थीटा के हिसाब से ये थीटा बराबर होगी बेटा, ये मैथमेटिकल थ्योरम है, इसके मुताबिक ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगे। अब थीटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो होगा ये ए सी साइन थीटा होगा और ये हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बेटा कि इस सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के दो कंपोनेंट बन गए, एक ए सी साइन थीटा बन गया और दूसरा ए सी कॉस थीटा बन गया। ये दो कंपोनेंट क्यों बने? इसलिए कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो प्रोजेक्शंस होते हैं। एक प्रोजेक्शन जो होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट कर रहा होता है, दूसरा प्रोजेक्शन जो होता है वो अलोंग वाई एक्सिस वाइब्रेट कर रहा होता है। तो जो अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट कर रहा होता है उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का एसी कॉस थीटा हिस्सा लेगा, क्योंकि एसी कॉस थीटा जो होता है बेटा वो हॉरिजॉन्टल है और ये एसी साइन थीटा जो होता है ये वर्टिकल है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन जो होती है उसका एसी साइन थीटा जो होता है बेटा वो रोल प्ले करता है तो जो वर्टिकल वाइब्रेटरी मोशन उसके अंदर, और जो एसी कॉस थीटा होता है वो रोल प्ले करता है हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि इसके प्रोजेक्शन के अंदर दो वाइब्रेटरी मोशंस होती है जो हमने कल देखी थी। ठीक है, एक हमने देखा था कि अलोंग हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन थी और दूसरा कौन सा था? अलोंग वर्टिकल वाइब्रेशन थी, और दोनों वाइब्रेशंस के अंदर एक्सीलेशन थी जिसका डायरेक्शन किस तरफ था? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो आप देखिए बेटा जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन थी उसकी मीन पोजीशन यहाँ पे थी, तो एसी कॉस थीटा का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल की मीन पोजीशन की तरफ है, और एसी साइन थीटा का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा? वर्टिकल मोशन की, जो यहाँ पे हमने मीन पोजीशन बनाई थी उसकी तरफ है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के दो कंपोनेंट इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन दो वाइब्रेटरी मोशंस की कॉम्बिनेशन से बनती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के दो हिस्से बनाते हैं, एक एसी साइन थीटा बनाते हैं और दूसरा एसी कॉस थीटा बनाते हैं। एसी साइन थीटा जो होता है वो एक्सीलेशन का सबब बनता है वर्टिकल वाइब्रेशन के अंदर, और एसी कॉस थीटा जो होता है वो एक्सीलेशन का सबब बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर। अब ये जब इस तरह से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, जब ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, जब ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा बेटा, तो आपने देखा था कि यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होता है? मीन पोजीशन पे होता है, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो एसी कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी बॉडी जब वाई एक्सिस पे होती है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो ये बॉडी जब इस तरह से मूव करके इस पोजीशन पे आ जाएगी तो इस पोजीशन पे इसके पास सिर्फ एसी साइन थीटा होगा, एसी कॉस थीटा जीरो होगा। अब इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा? इसका प्रोजेक्शन मीन पोजीशन पे बनेगा, और इसका जब प्रोजेक्शन मीन पोजीशन पे बनेगा तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन मीन पोजीशन पे होगा तब, तो उस वक्त उसकी एक्सीलेशन जीरो होती है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन होती है उसके अंदर जो एक्सीलेशन होती है वो कॉस थीटा की वजह से होती है, और जब बॉडी यहाँ पे होती है इस जगह पे तो एसी कॉस थीटा जीरो होता है, तो ये जो वाइब्रेटरी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटरी मोशन होती है उसके अंदर एक्सीलेशन जीरो होती है। और जब ये बॉडी यहाँ पे होगी तो एसी साइन थीटा जीरो होगा, और जब यहाँ पे होगी तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जो होगा वो इसके ऊपर एक्सट्रीम पे होगा और वाई पे मीन पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर एक्सीलेशन है, इस एक्सीलेशन का जो सबब है वो जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके अंदर जो एक्सीलेशन है उस एक्सीलेशन का सबब सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के जो दो कंपोनेंट्स बनते हैं उसमें एसी साइन थीटा जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सीलेशन के तौर पे, और जो उसका एसी कॉस थीटा होता है वो रिफ्लेक्ट होता है एज अ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटरी मोशन की एक्सीलेशन के अंदर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सीलेशन जो होती है, एक्सीलेशन इन प्रोजेक्शन बेटा इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन के अंदर देख लेंगे बेटा, एक्सीलेशन इन प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस पे जो एक्सीलेशन ऑफ प्रोजेक्शन होती है ये हो जाती है माइनस, माइनस अभी नहीं लगाते बेटा, एक्सीलेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ये हो जाती है एसी साइन थीटा बेटा। ठीक है, जो वर्टिकल मोशन के प्रोजेक्शन के अंदर एक्सीलेशन होती है तो ये एक्सीलेशन ऑफ द प्रोजेक्शन हो जाएगी एसी साइन थीटा के हिसाब से बेटा, और एक्सीलेशन जो होती है बेटा, एक्सीलेशन इन प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ जो एक्सीलेशन होती है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सीलेशन ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एसी कॉस थीटा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब बेटा आप इसको प्रूव करेंगे, आप चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं एसी साइन थीटा वाली इक्वेशन लगा के, आप चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं एसी कॉस थीटा वाली इक्वेशन लगा के। मैं इसको एसी कॉस थीटा से प्रूव कर देता हूँ, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, आप एसी साइन थीटा से भी लगा सकते हैं। देखिए बेटा आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू एसी बेटा, आपको पता है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो जाती है बेटा आर ओमेगा स्क्वायर बेटा,
क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ी है चैप्टर 4 के अंदर के सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लगाएंगे बेटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लगाओगे बेटा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लगाई है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और रेडियस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन रखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होती है वो टुवर्ड्स हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ होती है और रेडियल वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज अवे होता है। तो दोनों के दरमियान एंगल जो होती है वो इस तरह से 180 होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बेटा एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, आपको पता है बेटा रेडियस होता है एम्पलीट्यूड के बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं बेटा अलोंग हॉरिजेंटल, तो आप इसको करोगे एक्स नॉट और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये होगा कॉस थीटा बेटा। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 3। ठीक है, अब आप इसको देखें बेटा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा। अगर आप यहां से देखते हैं बेटा तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर ट्राइंगल बन रहा है। अब आप इसको कर दें कि ये पोजीशन O है बेटा, ये पोजीशन P है और ये पोजीशन बेटा Q है, और इसको कर दें बेटा पोजीशन R, इस तरह से। और अगर आप देख सकते हैं बेटा कि ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये एक राइट एंगल है ट्राइंगल बन रहा है बेटा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि ट्राइंगल OQR इज राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। ये एक बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये एक ट्राइंगल बनता है OQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और इसके अंदर बेटा आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आप कर सकते हैं बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बेटा। और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर जो होता है बेटा वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर को आप देखोगे बेटा ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको कर दे आप इक्वेशन, ये इक्वेशन, या इसकी जरूरत नहीं है बेटा, इसको हम साइन थीटा को यूज नहीं कर रहे तो उस सेकंड में इस्तेमाल करेंगे। आप इसका cos थीटा निकाल लें बेटा, cos थीटा हो जाएगा बेटा बेस अपन हाइपोटेन्यूस बेटा। अब अगर आप बेस देखते हैं बेटा तो बेस जो होगा बेटा ये हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बराबर बेटा, ये हो जाएगा बेस इसका। क्योंकि बेटा इस ट्रायंगल का जो बेस होता है यहां तक होता है और यहाँ पे प्रोजेक्शन बेटा ना एक्सट्रीम पोजीशन पे और ना मीन पोजीशन पे। तो प्रोजेक्शन ना एक्सट्रीम पे ना मीन पे, तो प्रोजेक्शन अगर उनके दरमियान है तो ये एक्स हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप देखते हैं बेटा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस जो होगा ये रेडियस के बराबर हो। ठीक है, आप यहाँ पे सोच रहे होगे बेटा कि बेस जो होता है वो एक्स के बराबर है, हाइपोटेन्यूस के अंदर एसी हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा, ये जो cos थीटा ये रेशियो बिटवीन लेंथ्स होती है, ये ट्रायंगल की लेंथ्स के दरमियान रेशियो होता है। इसलिए मैंने अगर यहाँ पे x लिया है तो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस की लेंथ लूंगा मैं, तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ जो होती है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, रेडियस के बराबर हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एसी नहीं लिया है, तो बेस होगा बेटा x अपॉन हो जाएगा x नॉट। तो आप कर सकते हैं बेटा कि cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू x अपॉन x नॉट। आप इसको कर दें इक्वेशन 4 बेटा। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 4 बेटा। अब इस इक्वेशन 4 को आप बेटा रख दें इक्वेशन 3 के अंदर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अब आप इसको बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, अब बेटा आप इस इक्वेशन को रखें के पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन कौन सी बेटा, इन इक्वेशन 3 बेटा, इक्वेशन 3 के अंदर रखें। अब बेटा आप लिखोगे कि एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बेटा माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा। बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos थीटा की वैल्यू x अपॉन x नॉट आती है बेटा। यहाँ पे आप देख लें x नॉट के अंदर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x बेटा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन बेटा 5। अब आप इसके अंदर देखेंगे बेटा इन यूसीएम, बेटा आपने यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन लिया है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। हम पढ़ के आए बेटा इन यूसीएम ओमेगा रिमेंस, ठीक है बेटा, ओमेगा रिमेंस कांस्टेंट बेटा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं बेटा एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x। तो आप कर सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रूव के एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप इसको वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं। जब आप वाई एक्सिस पे प्रूव करेंगे तो यहाँ पे थीटा बना लें और इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जब आप वाई एक्सिस पे बनाएंगे तो यहाँ पे थीटा बना के सेम प्रोसेस करेंगे तो आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि इसकी जो एक्सीलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब इससे आगे दूसरी इक्वेशन हम करते हैं बेटा। अब हम करते हैं बेटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस कौन सी होती है। अब हम जिस तरह से बेटा आपने चैप्टर 3 के अंदर इक्वेशंस पढ़ी, जिसके अंदर आपने ये पढ़ा कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से एक्सीलेटेड होती है, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन होती है, तो आप उसको इन इक्वेशंस के ऊपर डील कर सकते हैं। तो बेटा आप अब हम इसको करेंगे कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपको कभी भी कोई चीज कैलकुलेट करनी हो तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं बेटा मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन से ड्राइव करता हूँ। आपको कौन कौन सी इक्वेशंस याद करनी है उनको मैं बेटा रेड जो है वो उसको बॉक्स बना दूंगा, वो इक्वेशंस याद करनी है। डेरिवेशन आपके लिए एंट्री टेस्ट वालों के लिए जरूरी नहीं होती, हाफ एंट्री वालों के लिए जरूरी होती है, तो मैं ड्राइव कर देता हूँ। बाकी आपको याद करनी है तो फिर आप उसको देख लीजिएगा बेटा। अब मैं इसका बेटा पहली इक्वेशन करता हूँ इसकी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी एक डिस्प्लेसमेंट होता है अगर अलोंग हॉरिजेंटल वाइब्रेशन हो। बेटा अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से हॉरिजेंटल में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। बेटा अभी आपने देखा है कि कॉस थीटा होता है बेटा एक्स अपान एक्स नॉट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है एक्स, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहां से कर सकते हैं बेटा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। बेटा पहली इक्वेशन इसकी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आप ये भी कर सकते हैं बेटा, और आपको पता है बेटा थीटा होता है ओमेगा इंटू टी। दूसरी इक्वेशन ये भी आ गई बेटा आपकी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा इंटू टी। बेटा आपको ये भी पता है बेटा कि ओमेगा होता है बेटा 2 पाई अपान टी इंटू टी। बेटा ये आ गई तीसरा फार्मूला बेटा डिस्प्लेसमेंट का। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का बेटा चौथा फार्मूला के कॉस 2 पाई बेटा अपान टी जो होता है वो एफ इंटू टी होता है बेटा। ये हो गई चौथी इक्वेशन। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस हैं जिनको इस्तेमाल करके आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन जो है वो सिचुएशन या क्वेश्चन। बेटा ये 4 इक्वेशंस हैं जो आप याद करना चाहें, या आपको अगर फंडामेंटल इक्वेशन याद है तो उसको जरूरत के हिसाब से आप जहां पे चाहें ड्राइव भी कर सकते हैं। बेटा ये हो गई कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ होता है उसी के हिसाब से आप इनको यूज करोगे बेटा। और दूसरा होता है बेटा कि अलोंग वर्टिकल। बेटा अगर वर्टिकल की तरफ कोई वाइब्रेशन हो और उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करें तो आप कैसे करोगे बेटा। तो y की तरफ ये होता है बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू y अपान y नॉट। फर्क ये होगा कि हॉरिजेंटल पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को x से जाहिर करेंगे, एम्पलीट्यूड को x नॉट से, और वर्टिकल पे इस तरह से करेंगे बेटा। यहां से आप कर सकते हैं बेटा बहुत सारी इक्वेशंस, y इज इक्वल टू y नॉट साइन थीटा। दूसरा आप कर सकते हैं बेटा y नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, या आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि साइन 2 पाई अपान टी इंटू टी, या इस तरह भी कर सकते हैं कि y नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। ये अगर आपको कोई भी वाइब्रेटरी मोशन अलोंग वर्टिकल है तो उसके लिए आप इसको लगा सकते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं बेटा अलोंग वर्टिकल के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा दूसरी इक्वेशन, एक्सीलेशन की इक्वेशन करते हैं बेटा। अगर एक्सीलेशन बेटा के इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन की एक्सीलेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो बेटा एक्सीलेशन एक ऐसी चीज होती है जो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है। कहीं पे ज्यादा होती है और कहीं पे कम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे 0 होती है, और मीन तो इसकी 3 फार्मूले बनेंगे कि मीन पोजीशन पे क्या कंडीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, इन बिटवीन क्या होती है बेटा। तो मैं पहले करता हूं कि किसी भी पोजीशन पे एट एनी इंस्टेंट बेटा, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप एक्सीलेशन देखें बेटा तो एक्सीलेशन का आपने फार्मूला देखा है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। बेटा यहां से ये आता है कि एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अगर किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सीलेशन ज्यादा होगी, और आपको पता है कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो एक्सीलेशन भी क्या होगी, 0 होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो एक्सीलेशन भी मैक्सिमम होगी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस बेटा ओमेगा होता है 2 पाई अपान टी, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू एक्स। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस तरह भी आप इसके फार्मूले एक्सीलेशन के लिख सकते हैं। किसी भी जगह पे
आप मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरह से अगर टाइम दिया हुआ है आप इसे लोगे, और अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। अब आप करोगे कि एट मीन पोजीशन बेटा, आपको पता है बेटा मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो आप कर सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो 0 बेटा, तो एक्सेलरेशन 0 होती है मीन पोजीशन पे। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे देखना चाहें बेटा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप इस तरह से देख सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड के बराबर, तो आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, या आप ये भी कर सकते हैं माइनस 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, या आप ये भी कर सकते हैं माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स नॉट, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास बेटा एक्सीलेशन की इक्वेशन बेटा, कि अगर आप एक्सीलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे बेटा कि टाइम पीरियड बेटा, ठीक है, अब टाइम पीरियड का फार्मूला कर सकते हैं बेटा, टाइम पीरियड, लेकिन ये टाइम पीरियड का फार्मूला सिर्फ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए वैलिड होगा, बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये फार्मूला जो मैं टाइम पीरियड का निकालने जा रहा हूं ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए वैलिड होगा। ये जो मैंने एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के निकाले किसी के लिए भी वैलिड है। आप कोई भी बॉडी हो, पेंडुलम हो या एनी अदर ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होगा बेटा। आपको पता है बेटा कि एक्सीलरेशन होती है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बेटा, ये इक्वेशन ए, ये जनरल केस के अंदर एक्सीलरेशन हमने जो प्रोजेक्शन के अंदर देखी है, और इसके अंदर हमने की थी बेटा माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, इक्वेशन बी बेटा। अगर हम हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की इक्वेशन देखते हैं तो माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स होती है बेटा। दोनों के कंडीशन के अंदर एक्सीलरेशन तो सेम आनी चाहिए। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी बेटा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स बेटा, एक्स गया एक्स में, इस तरह से यहां से हमारे पास आ जाता है बेटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, या आप यहां से लिखेंगे बेटा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल के अपॉन एम। ये बेटा एक कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ओमेगा जो होता है वो कांस्टेंट के तौर पे आता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल के अपॉन एम। इसी को आप आगे ले जाए बेटा, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रेडिकल के अपॉन एम बेटा। आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि टी हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल एम अपॉन के, ये आ जाएगा बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला। और ये टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर जो इक्वेशंस इन्वॉल्व की है वो किसकी की है, ये हमने की है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की। इसके मुताबिक बेटा टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रेडिकल एम, कि बेटा मास बढ़ जाएगा टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा बेटा। और इसके मुताबिक बेटा दूसरी बात कि टाइम पीरियड जो होता है बेटा इसके हिसाब से टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के, मींस के ज्यादा होगा टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होने का मकसद है फास्ट वाइब्रेशन होगी, थोड़े टाइम के अंदर वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मकसद है कि वाइब्रेशन स्लो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इसका मकसद है एम्पलीट्यूड आप बड़ा रखें या छोटा रखें, अगर मास और के सेम है, अगर के और मास पे आप चेंज नहीं लाते, फिर एम्पलीट्यूड आप कम रखें या ज्यादा रखें, टाइम पीरियड सेम आएगा बेटा। ये मैंने कल भी आपको दिखाया था, जो मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाई थी उसमें आपने देखा था। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है कि ये मोशन जो होती है इसके अंदर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की होती है। अगर किसी भी बॉडी का एम्पलीट्यूड आप बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, एक्सीलरेशन ज्यादा होगी वो बॉडी फास्ट मूव करेगी, जो बॉडी फास्ट मूव करेगी उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, जो बॉडी स्लो मूव करेगी उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। इसलिए जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है, अगर एम्पलीट्यूड कम रखोगे तो स्लो वाइब्रेट करेगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा रखोगे तो फास्ट वाइब्रेट करेगी। नतीजा क्या निकलेगा कि दोनों का टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। जो फास्ट होगी उसको ज्यादा एम्पलीट्यूड तय करना होगा, जो स्लो होगी उसको कम एम्पलीट्यूड तय करना होगा। दोनों कंडीशन के अंदर टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इसलिए इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड के, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा एक्सेलरेशन, और कम डिस्प्लेसमेंट कम एम्पलीट्यूड कम एक्सेलरेशन।
नतीजा ये निकलता है कि दोनों कंडीशन के अंदर टाइम पीरियड सेम हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं जब मास और के सेम होते हैं। अगर मास और के में फर्क होगा तो फिर जाहिर सी बात है टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड से। ठीक है, इस चीज को मैं लास्ट में आपको फिर दिखा भी देता हूँ कि मास और के का क्या फर्क होता है इसके अंदर। लेकिन याद रखिएगा कि ये फार्मूला जो होता है वो ओनली इस्तेमाल होता है जो है वो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे बेटा कि वेलोसिटी। बेटा अब आगे करते हैं हम वेलोसिटी v का फार्मूला बेटा। अब देखिए बेटा वेलोसिटी v के बारे में भी वही होगा कि जिस तरह से हमने देखा है बेटा कि वेलोसिटी v जो होती है ये मोशन के फेज पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन फिक्स आप नहीं कर सकते कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो आप ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है या वे फ्रॉम होता है, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि वेलोसिटी फेज पे डिपेंड करती है। अगर बॉडी एक्सट्रीम टू मीन जा रही है तो उसका डायरेक्शन उस तरफ है, अगर मीन टू एक्सट्रीम जा रही है तो उसका डायरेक्शन उस तरफ है। बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से फिक्स नहीं कर सकते। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही होती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। पंजाब बोर्ड के अंदर एक ओ डी और इस तरह से होगा, इस तरह होगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीजें लिखी हुई है कि बॉडी यहां से लेकर यहां तक जाएगी, ये डायरेक्शन होगा। सिंपल मैं आपको तरीका बता देता हूं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे जांचोगे। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का ले लें, मीन टू एक्सट्रीम जा रही है वही ले लें। ठीक है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सट्रीम टू मीन तो आप उसी तरफ ले लें। ठीक है, ये छोटी सी पॉइंट ध्यान में रखें। बाकी पंजाब के बुक के अंदर D2 ये होगा, 270 पे ये होगा, ये होगा, इतनी सारी चीजें आपके लिए कंफ्यूजिंग होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि जिस तरह से प्रोजेक्शन के अंदर जो एक्सीलरेशन होती है वो साया होती है। किसका साया होती है? वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। इसी तरह से बेटा जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होती है वो साया होती है। किसका साया होती है बेटा? वो टेंजेंशियल वेलोसिटी का साया, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होती लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी की वजह से होगी। इसलिए जो प्रोजेक्शन के अंदर वेलोसिटी होती है वो असल में रिफ्लेक्शन होती है, वो अक्स होती है। किसका अक्स होती है? वो होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी का। तो जिस तरह से प्रोजेक्शन की एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से होती है, इस तरह से प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से होती है। अब देख लेते हैं इसको कि इसके फार्मूले क्या होंगे बेटा। सपोज करें बेटा बॉडी जब इस तरह से वाइब्रेट करती है, बेटा ये हम डिटेल में दो दिनों से ये बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सपोज करें कि ये बॉडी यहाँ पे और जब ये बाल यहाँ पे चला जाता है, जो आज पोजीशन हम क्यों बना रहे हैं बेटा, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा बेटा। अब वेलोसिटी टेंजेंशियल के भी दो कंपोनेंट होंगे बेटा, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लूं बेटा। ये हो जाएंगे बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हो जाएंगे बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है, बॉडी यहाँ पे बेटा यहाँ से मूव करके बॉडी चली गई यहाँ पे, फिर से क्या वेलोसिटी टेंजेंशियल के भी बेटा दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा बेटा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं बेटा तो यहाँ पे किस्सा बनता है उल्टा, ये थीटा और ये थीटा होंगे बराबर बेटा। ठीक है, इस थीटा के हिसाब से बेटा ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा बेटा। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स बन जाए क्योंकि कंपोनेंट्स थीटा के हिसाब से बनते हैं। थीटा के सामने वाला जो होगा साइन थीटा होगा, ये साइड वाला कॉस थीटा बनेगा। अब हम प्रोजेक्शन किस तरफ ले रहे हैं? अलोंग एक्स एक्सिस। हमने जो भी इक्वेशंस कैलकुलेट की है वो कौन से प्रोजेक्शन की है? एक्स एक्सिस वाले की। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन है वो वी साइन थीटा का है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बेटा कि एक्सीलरेशन, इसके अंदर भी बहुत सारे फार्मूले होंगे कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट बेटा, किसी भी इंस्टेंट पे बेटा, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी के लिए आप ये कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वी साइन थीटा। इसके अंदर बेटा नेगेटिव नहीं डालोगे क्योंकि इसका डायरेक्शन मोशन के हिसाब से होता है, ऑलवेज एक तरफ नहीं होता। सेम भी हो सकता है रेडियस से और अवे भी हो सकता है रेडियस से, तो इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं डालोगे बेटा। ठीक है, अब ये आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं बेटा। आपको पता है बेटा कि ये हो जाता है इस तरह से, वेलोसिटी टेंजेंशियल का कंपोनेंट है v साइन थीटा, और आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है बेटा r ओमेगा इनटू साइन थीटा, और r जो होता है बेटा वो x नॉट के बराबर होता है इनटू बेटा साइन थीटा होता है। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा बेटा साइन थीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन आपके पास सी बेटा। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बेटा। यहां से आप कर सकते हो बेटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, इस तरह से हो जाता है। अब अगर आप देखिए बेटा तो यहां से आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम कर चुके हैं बेटा एक्स अपान एक्स नॉट होल स्क्वायर बेटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 एक्स स्क्वायर अपान एक्स नॉट स्क्वायर। आप इसको कर सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे बेटा एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी, ये आ जाएगा इस तरह से एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। तो यहां से आप कर सकते हैं बेटा अंडर रेडिकल निकालोगे तो साइन थीटा होगा, ऊपर आ जाएगा बेटा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा बेटा एक्स नॉट स्क्वायर, इस तरह से। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा इज इक्वल टू, ये दोनों है तो अंडर रूट खत्म नहीं हो सकता बेटा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अकेला है बेटा अंडर रेडिकल से बाहर आ जाएगा। ये आ गई आपके पास साइन थीटा की वैल्यू बेटा। पुट करें इसको इक्वेशन सी के अंदर, पुटिंग साइन थीटा इन इक्वेशन सी बेटा, इक्वेशन सी के अंदर करें तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा और साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा वेलोसिटी का फार्मूला। ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अभी, ये हो जाएगा बेटा ओमेगा होता है अंडर रेडिकल के अपान एम, और ये हो जाएगा बेटा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा किसी भी जगह पे वेलोसिटी का फार्मूला बेटा। किसी भी जगह पे अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा कि वेलोसिटी, इसका सेकंड फार्मूला बेटा एट मीन पोजीशन बेटा। मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी करें तो कितनी होगी बेटा, आप देख सकते हैं कि एक्स की जगह पे आप 0 लगाओगे तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ओमेगा बेटा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 बेटा, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट, और ये मैक्सिमम होती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होती है। और ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आगे भी ले जा सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू एक्स नॉट या 2 पाई एफ इंटू एक्स नॉट, ये बेटा मीन पोजीशन के फार्मूले आप कर सकते हैं। ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी को फाइंड करने के फार्मूले। एट मीन पोजीशन ये हो जाएगा बेटा वेलोसिटी के फार्मूले हो गए। एक्सट्रीम पोजीशन का मैं करता हूं बेटा थर्ड एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा। एक्सट्रीम पोजीशन बेटा एक्स हो जाएगा एक्स नॉट, देख ले बेटा आप एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ओमेगा बेटा अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर 0 बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन 0 हो जाती है, कहां पे 0 हो जाती है बेटा, ये हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं कि ये 0 होती है बेटा। अब आखिरी रिलेशन है इसका, बाकी आगे कल करेंगे, अभी इक्वेशंस बहुत सारी रहती हैं कि बेटा आखिरी इक्वेशन है इसकी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी मैक्सिमम एंड एक्सीलरेशन मैक्सिमम। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था टेस्ट के अंदर, ये रिलेशन दिया हुआ नहीं आपके बुक के अंदर कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है, इसका आपस में क्या ताल्लुक होता है। आप देख सकते हैं बेटा एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। दोनों की वैल्यूज आप लिखे बेटा, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बेटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट, अभी हमने किया बेटा मीन पोजीशन पे, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट बेटा। दोनों को डिवाइड करें बेटा, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 बेटा, दोनों को आप कर ले डिवाइड बेटा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम अपॉन एक्सीलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एक्स।
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट में गया, एक ओमेगा गया, माइनस बचेगा 1/ओमेगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, या माइनस 2π/t या माइनस 2π/f आ जाएगा इन दोनों के दरमियान रिलेशन। ये इस तरह से हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट करेंगे और इक्वेशंस रहती है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की और सिंपल पेंडुलम की, इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ठीक है। कल तो टेस्ट है आपकी बेटा, तो ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे जो इक्वेशंस हैं ये आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। एनर्जी की इक्वेशंस रहती है तो एनर्जी की इक्वेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।